आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब हमने इंडिया को डिजिटल बनाने की मुहिम छेड़ी, तब कहां पता था कि एक दिन कोरोना की महामारी हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां लेकर आएगी। जी हां, संकट, संवाद और विवाद। नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आज इस बड़ी खबर में कोरोना के बीच जहां सबकी आर्थिक तौर से कमर टूट गई है, सरकार भी अपनी तरफ से महामारी पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और अब 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू होने वाला है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। लेकिन आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर कोई चिंतित है कि अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर लौटेगी और कब कहां। इस संबंध में महामारी के बीच गाइडलाइन कौन जारी करेगा? सरकार कई प्रकार की योजनाएं और सेवाएं देशवासियों को दे रही है, लेकिन विपक्ष भी लगातार सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किए हुए है। वहीं राहुल गांधी भी लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। वर्तमान में हर मसले पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर और इस संकट से उबरने के बाद उठाए जाने वाले जरूरी कदमों को लेकर बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के साथ चर्चा की। क्या कुछ रहा इस खास चर्चा में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और कई देश इससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। कभी चीन सीमा विवाद तो कभी बेरोजगारी। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था को किसी तरह से दोबारा उबारा जाए, इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विशेषज्ञों से भी बात करते रहते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। राहुल ने कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र और आम लोगों के जीवन के असर पर चर्चा की। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आप गरीबों की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, कोरोना संकट कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं पहले से ही बात कर रहा हूं। कोरोना संकट ने समाज की कुरीतियों को उजागर किया है। गरीब, प्रवासी मजदूर हम सबके बीच हैं, लेकिन कोरोना संकट ने इन्हें सभी के सामने ला दिया है। इन्हें औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बना दिया है, जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। यदि हम उनकी मदद करें तो पूरी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जा सकता है, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। But government stayed away. It's informal sector, you have nothing to do. Rural economy has become an appendix to the urban economy. Again, a traditional Western way of looking at the economy. Is the hub of activities, and the rural economy is the supplier of the labor, is the labor producing factory. And they will be sending to their people to the cities to find a job. If you don't find a job, you have a bad luck. And you rot there inside the city. Why can't we have the economy of the rural area built as a separate parallel economy, autonomous economy, rather than have an appendix like that? Today, the situation has changed than 100 years back. Technology has given us the facility which never existed before. Cities were important because it has the infrastructure. Rural areas didn't have the infrastructure. Today, infrastructure is not limited to urban areas. You have the telecommunication, you have the road, you have the transportations, you have the communications, everything is there. So what is it that you have to go to the city to? Why can't we create an economy people can live where they are born and have a livelihood, basic livelihood right there? If you look at the way technology is going, decentralization, the mobile phone, the computer basically getting spread all over the world, entering different niches, probably you're looking
at a future that looks very much like you're saying. Because 20 years ago, you couldn't possibly utilize the rural economy to do some of the type of jobs that is required today. Whereas with technology, there's no reason why disaggregated, decentralized manufacturing can't take place in a rural environment. However, you would need to restructure the education system completely. You would need to restructure the healthcare system completely. You will have to basically restructure the whole thing if you want to move in that direction. I don't think you can think in the same way and achieve what you're saying. I don't think it's possible. So I think it's a completely new page that you're talking about. I don't think it's a incremental thing. That's again another point I wanted to underline because of the corona pandemic. I said corona pandemic suddenly stopped the whole machine, the economic machine globally, and stopped everything. Now the whole trust is coming, whole push is coming, that how quickly we can go back to where we're coming from. I said, what is the hurry to go back? Should we at all go back? Because that world was a very horrible world. It was creating a world with global warming and giving us a kind of countdown when the world will be finished in a few years, in a couple of decades, 3 decades maybe. The world will be at a stage where nobody can survive anymore. Why do we have to go back to that world? And why do we have to go to the world with global warming, with wealth concentration? All the wealth in that world is moving to few hands. And most of the people have nothing to do with the wealth anymore. So why do we have to go back to that system to create wealth concentration? Why do we have to go back to that world where artificial intelligence is taking away jobs from everybody? All the massive unemployment that will be created in the next few decades. Do we have to go back to it? I said, going back will be suicidal. So this coronavirus has given us a chance to think new. Opportunity to make a break. That's what the point you raised. We are not thinking about it. We got so used to it. Now suddenly we said, we got an opportunity now. Let's go different way. And these are the different ways. Unless we take those. कांग्रेस नेता ने नोबेल विजेता से कहा कि हमने पश्चिम से काफी कुछ लिया है, लेकिन गांवों को ताकतवर बनाना भारत और बांग्लादेश का ही मॉडल है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। इस पर यूनिस ने कहा कि कोरोना संकट ने आर्थिक मशीन को रोक दिया है। लोग सोच रहे हैं कि जल्द ही पहले जैसी स्थिति हो जाए, पर ऐसे ही जल्दी क्या है? यदि ऐसा होता तो बहुत बुरा होगा। हमें उस दुनिया में क्यों वापस जाना है जहां ग्लोबल वार्मिंग और बाकी तरह की परेशानी है? ये हानिकारक है। कोरोना ने आपको कुछ नया करने का मौका दिया है। Coronavirus has given us a chance to think new. Opportunity to make a break. That's what the point you raised. We are not thinking about it. We got so used to it. Now suddenly we said को अपनी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है उसको लेकर चिंतित है कि कैसे बजट बनेगा। हमारे साथ इस सारे मसले पर आज विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। शर्मा साहब, जिस तरीके से भाजपा सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, पैकेज भी जारी किए, 20 लाख करोड़ की बात भी बीच में आई। कांग्रेस अक्सर सवाल पूछती रही कि वो गए कहां। उसके बाद जो योजनाएं आई उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती रही। उन चीज़ों को मैं साइड रख देता हूं। सबसे बड़ी अहम और ख़ास बात पे आता हूं। एक घर की गृहिणी से लेकर एक बड़े व्यापारी तक आज अर्थव्यवस्था जो हिली हुई है, पूरी तरह बजट हिला हुआ है। पेट्रोल के जिस तरीके से दाम जो हैं वो हाई होते जा रहे हैं। डॉलर का आज जो रेट है वो 74 रुपये से ज़्यादा चला गया है। पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है 80-90 के बीच अलग अलग बड़े बड़े शहरों में चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या भाजपा सरकार को सलाह मशवरा नहीं कर लेना चाहिए कांग्रेस के साथ? क्योंकि कांग्रेस के और एक्स पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी भी चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं भाजपा सरकार को चर्चा नहीं कर लेनी चाहिए कि सलाह लेने में कहीं किसी की जो है वो थोड़ी इज्जत में कमी आ जाती है? सुनील जी, आप जैसे लोगों की वजह से जी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जी, आपने शुरुआत में इतनी बड़ी बात कही है जी कि उनको सलाह कर लेनी चाहिए। जी, नहीं, मैं भाजपा विरोधी नहीं हूं।
मतलब सीधी एक आम बात, क्योंकि हम लोग जब घर पे बैठते हैं, कोई तंगी होती है तो हम लोग अपने पड़ोसियों से भी अक्सर सलाह लेते हैं, तो उसी तरीके से पूछ रहा हूँ। मैं उसी विषय पर आ जी रहा जी हूँ। जी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे पूरा जब समय देंगे जी जी तो थोड़ा थोड़ा हर मुद्दे पर हम इस विस्तार से चर्चा भी कर पाएंगे। जी जी क्योंकि इस शुरुआत में यही हो गया कि आपने जैसा सुझाव रखा अपनी तरफ से, जी ये चर्चा कर लेनी चाहिए। जी उम्मीद हम भी ऐसे करते थे, मुख्य विपक्षी दल के जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जी हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, सरकार की को करना है, हमें सरकार को बताना भी है जी कि जब विपक्ष में कोई पार्टी आ जाती है जी तो वो जनता से फिर जो जनता के जो मुद्दे हैं, जमीन पर काम किए हैं, हम लोगों से मिलते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते हैं और लोगों की समस्याओं से अवगत होते हैं। जी पूरी समस्या को प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का सेटअप है, ये डायलॉग प्रोसेस है कि हम सरकार को, तो ये हमारी बदकिस्मती है पिछले 6 साल से जो हमारी सरकार चल रही जी है, क्योंकि वो भाजपा की सरकार है इसलिए उनका नाम लेना हमें पड़ेगा। जी तो ये एक सरकार है। जी जी ये आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आज की जो चर्चा का विषय, लेकिन मेरा देश बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी, बहुत मसाइल हैं, बहुत मसले हैं, बहुत तौर पर विचार विमर्श किया जा सकता है। आपको मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? जी जी आवाज आ रही है, लेकिन आप अगर फोन की स्क्रीन को रोटेट कर ले तो बेहतर रहेगा। ये परफेक्ट ही था, किसी भी वजह से कोई रीजन है। जी 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 तो जिस तरीके से अभी बाल मुकुंद शर्मा जिस तरीके से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो तकनीकी वजह से उनकी आवाज़ में थोड़ी परेशानी आ रही है। तो कोरोना संकट का जिस तरीके से सरकार भी इसको निपटने के लिए, महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मुकुंद साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा था, इस सरकार में पिछले जी सरकार और विपक्ष के बीच में डायलॉग प्रोसेस, वार्तालाप का जो जो विषय होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हुआ जी। उसका कारण है कि जो सरकार जो हुक्मरान है हमारे, वो कार में है जी और वो ये समझते हैं कि इस देश में हमारे से बड़ा ईमानदार है और हम से बड़ा समझदार है जी। इसी बीच में जिस तरीके राहुल आज का विषय भी आप राहुल जी ने विषय, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, कांग्रेस की ऐसा सोच रही है जी सारी पृथ्वी हमारा घर है, ग्लोबल हमारा नेटवर्क है, तो हमारा कोई देश पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैं पूरी संसार के हम हैं, हमारा आयात है, क्षमता की जो बात है, और पूरे विश्व से हम जुड़ करके आगे बढ़ सकते जी। इसी संदर्भ में अलग अलग बात करें, और ये जो बैंक के अध्यक्ष है मोहम्मद यूनुस जी से उन्होंने बात की जी, तो उसका विषय भी यही था, इस तरीके से ये कोरोना महामारी आज चली हुई है, कोरोना महामारी से आर्थिक संकट देश के ऊपर, बेरोजगारी पिछले 45 से सतर पर है जी। इस विषय पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों से चर्चा करने के बाद जी पूरा रोड तैयार होगा जी। तो सब चाहते हैं कि सरकार अगर तैयार करती है जिस पर हम बैठ कर जी विचार करें और साझा करें। तो जिस तरीके से शर्मा साहब, जिस तरीके से अब स्थिति जो है वो गंभीर बनती जा रही है, कोरोना महामारी को चलिए हम लोग ठीक है मानते हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, पटरी पर आई है, लेकिन उससे पहले की भी अगर बात करें, लेकिन जब आपको शायद याद ही होगा कि वो भी वक्त था जब भाजपा की ओर से मनरेगा की मैं बात करूंगा कि कहा जाता था ये अच्छी स्कीम नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए, तरह तरह के सवाल उठाए जाते थे। आज भाजपा की सरकार में दूसरी बार रिपीट चल रही है भाजपा की सरकार, और आज की डेट में इस महामारी के बीच मनरेगा वरदान साबित हो रही है कि नहीं, क्या कहेंगे? कांग्रेस की तरफ से चलाई गई एक नीति, एक योजना, क्या कहेंगे आप? देखिए सुनील जी, आप ये मान कर चलिए जी, हमारा देश 1947 जी उस समय भी बहुत बड़ी आप जी जी देश के
आजादी से पहले दिन से ही हमारे नीति निर्माताओं ने हमारे देश के उस समय के जो हमारा जो नेतृत्व था जी उस गरीबी को मिटाने के लिए पहले दिन से ही प्रयत्न किया, क्योंकि काफी वर्षों की गुलामी के बाद, लगभग 200 वर्षों की गुलामी अंग्रेजों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली थी जी। और देश में व्यापार, कृषि और ढांचागत कोई निर्माण सामग्री कुछ भी नहीं था देश में। तो एक तरह से हमने शून्य से शुरुआत की थी जी। और बहुत बड़े बड़े बदलाव उस समय की सरकारों ने लगातार समय की मांग के अनुरूप किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया, हरित क्रांति हम लेके आए, सफेद क्रांति हम लेके आए और दूसरे क्षेत्रों में हमने नवरत्न कंपनियां दी। देश को ढांचे उठाने के लिए शिक्षा में सुधार किया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट हम लेके आए। तो समय की जरूरत के साथ साथ सरकारों ने लगातार काम किया और आज विकासशील श्रेणी जो देश है उनमें हम सबसे ऊपर एक तरह से आकर, एक तरह से हम अपने आप में ये आज सोच सकते हैं कि हम बहुत जल्द विकसित राष्ट्र बन जाएंगे जी। तो वो जो जिस स्थान पर हम लेके आए हैं उसके लिए हमने बड़ी कठिन मेहनत की है जी। मनरेगा को आप ले लीजिए, मनरेगा एक ऐसा कानून है जी कि जो देश के छोटे छोटे लोग, निचले स्तर के लोग, जो लोग देश का आधारभूत, जिसको आप अनौपचारिक क्षेत्र ये लोग घोषित कर देते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जी, उसमें जाकर के मनरेगा ने सींचा है जमीन को और लोगों को मौका दिया है रोजी रोटी कमाने का, अपने आप को खड़ा करने का और देश के गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो बीपीएल के जो लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, उनको ऊपर उठने का मौका मनरेगा के तहत मिला जी। देखिए केंद्र सरकार, मैं ये समझता हूँ एक डायलॉग प्रोसेस अगर होता, केंद्र सरकार ने ना केवल मनरेगा का विरोध किया, आप देखिए आधार के बारे में इन्होंने क्या क्या बात कही थी। आज हमारे देश का जो ढांचा खड़ा हुआ है, आधार एक मुख्य कारण है, सब कुछ आधार से जोड़ा गया है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे वो सब्सिडी की बात करें, डीबीटी की बात करें, आज सब कुछ आधार से जुड़ा हुआ है। आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो आधार के बारे में उन्होंने ना जाने क्या क्या बातें की थी, एफडीआई के बारे में ना जाने क्या क्या बातें की थी। हमने एफडीआई उस समय 49% रखा था, आज इन्होंने 100% एफडीआई खोल दिया जी। तो मैं ये समझता हूँ आप कभी भी किसी भी समय जब अपनी बात रखते हैं तो वो बात आगे जाकर के आपको देनी पड़ती है, उस बात को आपको जवाब तलबी होती है आपसे जी। तो ये आप समझ के चले, कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक शासन किया इस देश में जी। तो बहुत आर्थिक जो प्रोफेसर हैं इकोनॉमी के, उन लोगों से सलाह करके 1991 में जिस तरीके से हमने देश में आमूल परिवर्तन किया, बाजारों को खोला। हाँ, उस टाइम जो थे मनमोहन सिंह हमारे अर्थशास्त्री मंत्री थे, इकोनॉमी मिनिस्टर थे 1991 जी। हमारे मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, वो हमारे वित्त मंत्री रहे, फिर अब इस देश का सौभाग्य है कि वो 10 साल देश के प्रधानमंत्री भी रहे जी। और आज देश का दुर्भाग्य है कि 6 साल में कभी सरकार ने उनसे सलाह ही नहीं ली। आप सलाह की बात छोड़िए, आप एक बात देखिए सुनील जी, आज देश का वित्त मंत्री जो है उनको वित्त का कोई ज्ञान नहीं है, वो इकोनॉमिक्स से उनका कोई, वो हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हैं। आज देश के जो शिक्षा मंत्री, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, और पीछे जो शिक्षा मंत्री थे वो तो खुद भी डिग्री विवाद में उनका +2 पास है या BA पास है, देश को पता नहीं था। ये एक अहंकार है कि जिस विषय पर आप नियुक्त करते हैं किसी मंत्री को, परिपाटी ये रही है इस देश की, ये देखा जाता है कि वो किस तरीके के क्षेत्र में विद्वान है जी। अगर कोई वकील है, वकालत इन्होंने की है, वो देश के कानून मंत्री बनते रहे हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, मुरली मनोहर जोशी जिनके शिक्षा मंत्री रहे हैं, किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई, तो वो शिक्षाविद रहे हैं। जिस क्षेत्र के जानकार लोग हैं वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक परिपाटी है, कोई जरूरी नहीं मैं कह रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि उस क्षेत्र में केंद्रीय स्तर पर बहुत बड़े फैसले लेने होते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उस तरह के फैसले लेते हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री मजाक उड़ाते, फिर हमारे जो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न हार्वर्ड से पढ़ के आए हो, मैं हार्वर्ड से आया हूँ। हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन चीजें उसी अनुरूप चलती है। जैसे आपने बताया आज डॉलर 74 रुपए पहुंच गया है जी। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई, डीजल की कीमत पेट्रोल से ऊपर चली गई है, और जबकि विश्व स्तर पर कोविड की महामारी के दौरान तेल की कीमतें पिछले 10-15 साल में निचले स्तर पर आई है, और तेल क्रूड ऑयल की जी पिछले 15 साल में सबसे नीचे स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत है, और तेल की कीमतें पिछले 15 साल में ऊपर चली गई जी। तो जमीन आसमान का विरोधाभासी फर्क है जी। ये मूल जो फर्क है चीजों की सोच का, और इस कोरोना महामारी के बाद
इस तरीके से राउत जी ने, आपने देखा होगा विश्व के अलग अलग नेताओं से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, उद्यमियों से, उद्योगपतियों से, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक क्षेत्र के जुड़े लोगों से, सामाजिक क्षेत्र के जुड़े से, नोबेल पुरस्कार विजेता लोगों से वो सलाह करें, क्योंकि आने वाला जो भविष्य हमें दिखाई दे रहा है उसमें हमारे सामने जितनी चुनौतियां हैं जी, तो ये दिखाने से नहीं बात बढ़ सकती कि भाई हम लगातार काम करें जी, हमें प्लेटफॉर्म जमीन पर दिखाना पड़ेगा कि हमें लगातार 20-20 घंटे भी अगर हम काम करेंगे तब हम विश्व की चुनौतियों के सामने टिक पाएंगे। शर्मा जी, जिस तरीके से स्थिति गंभीर बनती जा रही है, कहीं ना कहीं ये भाजपा वालों को भी पता है होगा, और भाजपा वालों से मैं बता दूं कि मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क जो है इस वक्त कोई हमारे साथ मौजूद नहीं हो सकता किसी तकनीकी वजह से। लेकिन शर्मा जी, जिस तरीके से अब स्थिति बन गई है अर्थव्यवस्था को लेकर, कैसे इसको सुलझाया जाए, कैसे इसको पटरी पर लाया जाए ताकि हमारे जो आने वाला कल है वो बेहतर हो सके? देखिए, इस सबसे बड़ी, जिस तरीके से मैंने मनरेगा का आपको जिक्र किया जी, इस तरीके की और भी मतलब अर्थव्यवस्था को जो सुदृढ़ता प्राप्त करेंगे, और भी एक इस तरीके के रेजोल्यूशन हमें लेके आने पड़ेंगे। जिस तरीके से हमारे जो ये मोहम्मद यूनुस जी थे नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़ी बात भी की है माइक्रो क्रेडिट की जी। ये ऐसे छोटे छोटे जो मूलभूत परिवर्तन है, जो ढांचागत परिवर्तन है जी, वो हमें लेके आने पड़ेंगे और उनको हमें कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा। जिस तरीके से पूरी जो मोहम्मद यूनुस जी की बात का जो ढांचागत सार ये निकल के आया कि जब आज गांव में दूरसंचार के साधन भी हैं, सड़कें भी हैं, परिवहन भी है, तो एक ऐसी व्यवस्था हमें तैयार करनी पड़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आप उसको मान के चलिए कि जिस तरीके से महात्मा गांधी जी का सपन था कि जब तक ग्रामीण भारत का सर्जन नहीं किया जाएगा, उसको महत्व नहीं दिया जाएगा, तो मेरे देश में जो आज जी। अच्छा शर्मा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है उन युवाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरे पास वक्त की भी थोड़ी कमी है, जल्दी से आपका जवाब चाहूंगा। मनरेगा की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत से रोजगार हैं, बहुत से युवाओं की नौकरियां चली गई हैं। वर्तमान में स्थिति ये है, घर पे बहुत सा नौजवान बैठा हुआ है, लेकिन मनरेगा एक ग्रेजुएट और पीजी डिप्लोमा जिसने किया हुआ है या उससे ज़्यादा क्लासेस पर जो बंदा है जिसने हायर सेकेंडरी भी ली हुई है, वो मनरेगा में काम नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं उन युवाओं में मेहनत के उस पथ पर चलने के लिए उनको शर्म भी आती है। इसमें बोलते हुए मुझे कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोग उस दौर से या आप लोग उस दौर से निकले हुए हैं जब आप स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में दिहाड़ी मजदूरी करके भी अपना जो जीवन चलाते थे, ताकि घर वालों को तंगी ना आए या उनसे पैसे ना मांगने पड़े। तो उन युवाओं को कैसे समझाया जाए, कैसे उनके लिए रोजगार के अवसर खोले जाएं, क्योंकि सरकारें तो कह देती हैं हमने रोजगार मेले लगाए, लेकिन उसमें जो रोजगार मिलता है वो भी फिर सवालों के कटघरे में आ जाता है। क्या किया जाए उन युवाओं के लिए? देखिए, मैं एक चीज संदेश भी देना चाहता हूँ हमारे युवा साथियों को जी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी जी, आदमी के सपने बड़े होने चाहिए जी। काम तो आप ये मान के चलिए, मैं एक, हालांकि मैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आपसे साझा कर रहा हूँ सारी बातें जी, लेकिन मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ जी। मेरी कंपनियां हैं, काम करती जी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हम करोड़ों रुपए के भी काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, लेकिन मैं लाखों रुपए का काम भी करता हूँ जी। मैंने जिंदगी में जानबूझ करके ऐसा कई बार सुना है कि आदमी को छोटा काम करना चाहिए। और मैं पिछले दिनों एक आपके चैनल पर या मैंने कार्यक्रम देखा था किसी और चैनल पर, एक झारखंड में IAS ऑफिसर है, उनकी माता जी चूड़ी बेचती हैं और उन्होंने कहा कि मैं भी 7 चूड़ी बेचता हूँ जी। और चाहे वो विपक्षी दल में है, हमारे यहाँ अम्बाड़ा से सांसद है रतनलाल कटारिया जी जी, उनके पिताजी अभी भी ये जो मोची का काम करते हैं जी, आज भी वो केंद्रीय मंत्री हैं जी, उसके बाद मोची का काम करते हैं जी। तो ये तो हमारे नौजवानों को समझना पड़ेगा, काम का छोटा बड़ा नहीं जी। रोजगार में जिस तरीके से हमारी परेशानी आज है, 45 साल में बेरोजगारी में हमारे देश में शिखर पर है, ये एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा किया है जी। तो आप काम को छोटा बड़ा नहीं मान सकते। मनरेगा तो एक हमारे परिवार को आधारभूत ढांचा देने के लिए तैयार की गई एक योजना है, जो बहुत विद्वान लोगों ने बहुत विचार विमर्श के लिए तैयार की। और अच्छा शर्मा जी, मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से महामारी के बीच अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल पटरी से अपोजिट साइड पर है, ट्रैक पर कब और कैसे आएगी और कब महामारी पर काबू पाया जाएगा, इसको लेकर अब कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन सरकार के बनाए गए गाइडलाइंस, सरकार के बनाए गए नियमों का जनता से भी अनुरोध है कि पूरी तरह से उन नियमों का पालन करें
और अपने आप को, अपने आस पड़ोस को इस महामारी से बचाने में, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ इस वक्त है और इस महामारी से बचने के लिए हर किसी को अपील भी करें, नियमों के बारे में और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जागरूक करवाएं। एनबी न्यूज पर लगातार यूं ही खबरों का सिलसिला जो है वो बरकरार है। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब हमने इंडिया को डिजिटल बनाने की मुहिम छेड़ी, तब कहां पता था कि एक दिन कोरोना की महामारी हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां लेकर आएगी।